हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको फ्री में सारे स्टडी मटेरियल्स, वीडियोज, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। आप हमारी सभी ई बुक्स को एमजेटी ऐप से ही परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। अगला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहां पर पहले मानसून टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की? अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे। देखिए यहां पर मैंने पूछा था मानसून टेस्ट बेड, तो मानसून टेस्ट बेड दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जबकि थंडर टेस्ट बेड जो है वो बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। क्लियर? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में हालांकि काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में भी आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। रेडियो के महत्व के बारे में बताने के लिए, इसके अब तक के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों यूनेस्को ने इसकी घोषणा तो कर दी थी 2011 में ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही मान्यता मिलती है, आप सबको पता है। तो यूएनजीए द्वारा मान्यता मिली इसको 2012 में। तो 2012 से ये मनाया जाना शुरू हो गया ऑफिशियल तरीके से, ठीक है, पूरे विश्व भर में। इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? थीम है इस बार की न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। देखिए दोस्तों, रेडियो जो है इसकी खोज की थी इटली के भौतिक शास्त्री मार्कोनी ने। मार्कोनी तो आप सबको नाम पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की है। इटली के भौतिक शास्त्री थे और 1895 में इन्होंने खोज की थी, और इस वजह से मार्कोनी को दोस्तों 1909 में मिला था नोबेल प्राइज। क्लियर? चलिए अब यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों हुई 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में है हेड। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने रिवार्ड परियोजना को, रिवार्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। रिवार्ड इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स एग्रीकल्चरल रिसाइलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ये 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये योजना होने वाली है। अब इन 500 करोड़ रुपयों में 70% तो देगा वर्ल्ड बैंक, 70% होता है इसका 350 करोड़। बाकी का जो 30% होगा वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। क्लियर है? बाकी का जो 150 करोड़ रुपए होगा। ये प्रोजेक्ट दोस्तों 6 वर्षों में पूरा हो जाएगा। 6 वर्षों का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। लगभग इससे 10,000 भूमिहीन जो होंगे, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास क्षेत्र नहीं है, उन लोगों को लाभ मिलेगा। टोटल अगर बात की जाए, टोटल 1.9 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा, इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बेहतर वाटर मैनेजमेंट, यानी गुड बेटर वाटर मैनेजमेंट और उन्नत फसल क्षेत्र सुनिश्चित करना। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है रिवार्ड प्रोजेक्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जानिए। ये रहा मैप में उड़ीसा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर। उड़ीसा में और क्या क्या है? उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील, उड़ीसा में ही है बालासोर टेस्ट फायर रेंज, बालासोर उड़ीसा में ही है। वहीं पर तो दोस्तों डीआरडीओ अपना अक्सर परीक्षण किया करता है। अभी बालासोर उड़ीसा में ही दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि एक थंडर टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला होगा, ठीक है। और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में है एक दोस्तों व्हीलर द्वीप।
व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ओके, अच्छा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। उड़ीसा अलग हुआ था बंगाल और बिहार से, ठीक है, भारत की आज़ादी के भी पहले। तो इस वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और इधर आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? अच्छा, भुवनेश्वर में और राउरकेला में दोस्तों आयोजित किया जाएगा हॉकी विश्व कप 2023 में। 2023 का हॉकी विश्व कप एक बार फिर से आयोजित करेगा उड़ीसा, ठीक है। 2018 वाला भी उड़ीसा ही आयोजित किया था। तो राउरकेला में इसके लिए इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बाबर नामक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दोस्तों बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। बाबर, ये दोस्तों सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ये मिसाइल है। 450 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कितनी है? 450 किलोमीटर की। पाकिस्तान सेना ने इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया है। पाकिस्तान सेना ने दोस्तों पिछले 2 महीनों में 3 परीक्षण किया है, मिसाइल परीक्षण किया है। कौन कौन सा? इससे पहले अभी शाहीन 3 का किया था, बताया गया था आपको, शाहीन 3 का परीक्षण किया था। इसके भी पहले, इसके बाद गजनबी नामक परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था। तो गजनबी, शाहीन, बाबर ये सभी पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इंडिया में बात करें तो इंडिया का आकाश, अग्नि, पृथ्वी ये सभी हैं, नाग। चलिए पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ये है पाकिस्तान, देख लीजिए मैप में। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के हैं राष्ट्रपति, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली, यहाँ की राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी, सबसे बड़ा नगर है कराची। क्लियर है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है पाकिस्तान। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में एग्जिम बैंक ने दोस्तों घोषणा की है कि वो मालदीव के एक प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन देगा। एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मालदीव को उसके एक प्रोजेक्ट के लिए देगा $400 मिलियन। कौन सा प्रोजेक्ट है? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। क्या है? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट दोस्तों 6.7 किलोमीटर लंबा ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, 6.7 किलोमीटर लंबा, और मालदीव का अभी तक का सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा ये है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जिम बैंक देगा $400 मिलियन और इसी में $100 मिलियन और देगा अमेरिका, तो टोटल हो जाएगा $500 मिलियन। तो इस $500 मिलियन के प्रोजेक्ट को स्थापित करेगा मालदीव, ठीक है, एग्जिम बैंक की सहायता से। तो पहले हम लोग एग्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे वर्ल्ड मैप में चलकर मालदीव की। एग्जिम बैंक की स्थापना दोस्तों हुई 1982 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड रासकिन्हा। कौन है? डेविड रासकिन्हा। क्लियर? अब बात करते हैं मालदीव की। तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं मालदीव है कहाँ पर। दोस्तों ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत, यहाँ से नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर मिलेगा मालदीव। बहुत ही छोटी सी कंट्री है, बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ता है, कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। ये है मालदीव, ये देखिए, ठीक है, ये है मालदीव, ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और यहाँ की करेंसी होती है मालदीवियन रुपया। क्या होता है? मालदीवियन रुपया होती है यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है राज्यसभा में विपक्ष का नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद की जगह पर। गुलाम नबी आज़ाद आजकल आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, ये चर्चे में है काफ़ी ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि इनका कार्यकाल राज्यसभा से पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी बड़े नेता थे, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और 15 फरवरी को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इनको फेयरवेल दिया गया है, ठीक है, फेयरवेल दिया जा चुका है गुलाम नबी आज़ाद को। तो अब उनकी जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता चुना गया है। दोस्तों जो भी सदन होती है उसमें नेता सत्ता पक्ष तो होता ही है, साथ ही साथ नेता विपक्ष भी होता है जो सवाल उठाता है, ठीक है, क्या क्या सुधार करने चाहिए, सरकार की क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वो सुधार कर सकती है। इस वजह से नेता विपक्ष भी बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेता विपक्ष या कहें कि विपक्ष, प्रमुख विपक्ष पार्टी कौन होती है? तो पार्टी जो विपक्ष होती है वो तभी हो सकती है जब उस पार्टी की 10% सीट हो। तो जो 10% सीट रखता है किसी सदन में, मिनिमम
तो उसको विपक्ष का पार्टी का दर्जा मिलता है और उसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है एक नाम, जो नेता विपक्ष चुना जाता है। ठीक है, ऐसे ही सत्ता पक्ष में तो जिसकी सरकार रहती है वो तो अपना चुनता ही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये राज्यसभा में होंगे। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है। राज्यसभा पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है और शायद ही आपको वो वीडियो देखने के बाद राज्यसभा से कोई सा भी एक सिंगल डाउट रह जाए। उस वीडियो को तो देखने के बाद आपको सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा राज्यसभा से। देखिए अब राज्यसभा आ ही गया है, थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ इस वीडियो में भी। राज्यसभा जो होता है ये होता है उच्च सदन और लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। संसद तीन भाग होते हैं, संसद के 3 भागों से मिलकर के बनती है संसद। ठीक है, कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आते हैं और 1/3 सदस्य जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सदस्य हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव से पहले पूरी की पूरी लोकसभा भंग की जाती है। ठीक है, या कभी कभी सरकार गिर जाती है तब भी पूरी की पूरी लोकसभा भंग की जाती है, यानी उसमें एक भी सदस्य नहीं रहते हैं। नए चुनाव होकर के आते हैं तो एक साथ ही सब आएंगे और वो भी 5 वर्षों की कार्यकाल के लिए आएंगे। ठीक है, 5 वर्षों का कार्यकाल जैसे ही पूरा होता है तो उसके बाद ही लोकसभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे सर्च करके। चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बात करें दोस्तों, ये पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं और रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं ये। अगला देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है एक पुस्तक अनफिनिश्ड नाम की। ये इनका एक संस्मरण है, एक मेमोयर है अनफिनिश्ड। प्रियंका चोपड़ा जोन्स, इन्होंने निक जोन्स से शादी की हुई है, इस वजह से इनका नाम प्रियंका चोपड़ा जोन्स है, जो आपको बुक में दिख रहा है। ये दोस्तों बुक पब्लिश की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने कहां पर ट्रोपेक्स नामक अभ्यास किया? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने दोस्तों हिंद महासागर में किया है ट्रोपेक्स नामक अभ्यास, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज। ये इंडियन नेवी का एक मेगा वार गेम है। ये 2 वर्षीय होता है, यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष ये एक्सरसाइज होता है। इसमें इंडियन नेवी अपना युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर प्लेन्स, इन सभी इक्विपमेंट्स का यूज करता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म भी होता है, ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशंस रेडीनेस एक्सरसाइज। तो हिंद महासागर में अभी हाल ही में आयोजित किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना आया है 4 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस और एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है। ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जलाभिषेकम अभियान। इसके तहत दोस्तों 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, 57,000 से ज़्यादा। ओके, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का ये कैंपेन है। उद्घाटन किया है किसने? राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है इसका। मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश देखिए मैप में ये रहा मध्य प्रदेश। भोपाल यहाँ की राजधानी है, भोपाल से ही आपको भोजताल झील का नाम याद रखना होगा, ये है मध्य प्रदेश में ही। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी ये यूपी की गवर्नर हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है मध्य प्रदेश का भी। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मोहम्मद रफीक जी, जो इससे पहले थे ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश देख लीजिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ इसी से अलग हुआ था, महाराष्ट्र से शेयर करता है, गुजरात से और राजस्थान से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। अच्छा दोस्तों, यूपी जी के, एमपी जी के और बिहार जी के, इन तीनों स्टेट की ई बुक आ चुकी है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है, उनको लग रहा है कि तीनों की तीनों स्टेट की ई बुक एक साथ लेना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ई बुक सेलेक्ट करते हो तो आप एक ही परचेज करोगे, यानी अगर एमपी की चाहिए तो आपको एमपी की ही लेना है। आप कर क्या रहे हो गलती, आप लोग तीनों सेलेक्ट कर दे रहे हो या फिर जो आल है पूरी की पूरी कैटेगरी उसको परचेज कर रहे हो। आपको सिर्फ एक ई बुक पर टच करना है, जब उस पर रिमूव लिख करके आ जाए तभी आपको गो टू कार्ट जाना है और कार्ट में चेक कीजिए कि 2 ई बुक सिलेक्ट हुई है या फिर एक ई बुक सिलेक्ट हुई है।
अगर उसमें 2 ई बुक या 3 ई बुक सिलेक्ट हुई है तो जाइए देखिए, चेक कीजिए कौन सी आपने 3 ई बुक सिलेक्ट की हुई हैं। इस वजह से आपको 3 ई बुक का पैसा पे करना पड़ रहा है। तो आप लोग केवल एक ई बुक सिलेक्ट करेंगे तो गो टू कार्ट में आपके कार्ट में केवल एक ही ई बुक होगी और केवल उसी का पेमेंट करके आपको ई बुक परचेज करनी है। बाकी आप लोग ई बुक के बारे में सब कुछ जानते ही हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया। तो दोस्तों 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बिट्टू नाम की जो फिल्म है ये टॉप 10 में लिस्टेड हो चुकी है। किसमें? टॉप 10 में आ चुकी है। 174 के आसपास फिल्में दोस्तों नॉमिनेशन के लिए भेजी गई थी ऑस्कर अवार्ड्स में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। इसमें इंडिया की बिट्टू फिल्म जो है ये टॉप 10 में आ चुकी है। अब देखना है ये जीतती है या नहीं जीतती है। 93वां ऑस्कर अवार्ड दोस्तों फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। मैंने आपको बताया था फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, और गाने के क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, और साइंस, शांति, इकोनॉमी, इन सभी क्षेत्रों में सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल पुरस्कार, और मैथ के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार। ठीक है, तो ये कुछ दुनिया के टॉप अवार्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं बिट्टू की। बिट्टू जो शॉर्ट फिल्म है दोस्तों इसकी प्रोड्यूसर है श्रेया और इसकी डायरेक्टर है करिश्मा देव दुबे। कौन है? करिश्मा देव दुबे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की जयंती के रूप में। 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था सरोजनी नायडू जी का। इन्हें दोस्तों भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। किसकी राज्यपाल थी? ये यूपी की राज्यपाल बनी थी, यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है 13 फरवरी को, इस वजह से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इन्हीं की जयंती के रूप में। ओके, अच्छा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए। तो टाटा मोटर्स ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है मार्क लिस्टसेला को। किसे? मार्क लिस्टसेला को। ये दोस्तों 1 जुलाई 2021 से, कब से? 1 जुलाई 2021 से अपना पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये एशिया में फुसो ट्रक और बस कॉरपोरेशन के सीएमडी थे। तो अब इनको टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। टाटा मोटर्स दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। 1945 में यह स्थापित हुई। नटराजन चंद्रशेखरन जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है और मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसकी क्विज सॉल्व करना आप लोग मत भूला कीजिए। क्विज मिल जाया करेगी आपको एमजेटी ऐप पर। आप लोग जाया कीजिए, एमजेटी ऐप ओपन किया कीजिए और उस पर क्विज जरूर सॉल्व किया कीजिए। वीडियो देखने के जस्ट बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत ने अपना मंगलयान कब लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। अच्छा, इन ऑप्शंस को देख करके आप लोग इन ऑप्शंस में जो भी हेडक्वार्टर्स के नाम हैं वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं ये भी आप बता सकते हो। तो डिटेल में ज़रूर लिखने का प्रयास किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जा करके एमजेटी एजुकेशन सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती रहती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।